हेलो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि जो पूरी इंजन जो खोल रखा है, हमने डिसमेंटल कर रखा है। ये पूरी इंजन जो है टीवीएस राइडर 125 BS6 की है। 3 दिन पहले ही हमने इसका पूरी इंजन को डिसमेंटल किया था, एक एक पार्ट को खोला था और उस वीडियो के अंदर में हमने ये सब कुछ बताया था कि कौन से आपको जो पार्ट्स को कैसे खोलना है, नट्स कैसे खुलेंगे, कौन सा लेफ्ट साइड से नट खुलता है, कौन सा राइट साइड से खुलता है, मैग्नेट के अंदर में कौन से आपको कूलर लगेंगे। आपको ये भी मैंने बताया था कि आपको ये गाड़ी को खोलने के लिए, टीवीएस राइडर BS6 की इंजन को खोलने के लिए आपको एक्स्ट्रा नए पाने लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो आपके वर्कशॉप में जो पुराने पाने हैं वही मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से पाने से पूरी जो है इंजन खुल जाएगी। आपको नया पानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसी वीडियो के अंदर में हमने ये भी दिखाया था कि कैसे इंजन को प्रॉपर तरीके से खोला जाता है। तो आज की फ्रेंड जो वीडियो है वो असेंबलिंग के ऊपर है। 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो डिसअसेंबलिंग मतलब डिसमेंटल वीडियो पे बनाया गया था कि इसकी इंजन को कैसे डिसमेंटल किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए, मैं शिवा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में न्यू वीडियो जो है आपकी टीवीएस राइडर के जो इंजन फिटिंग के ऊपर में आज आपको सबका स्वागत करता हूं। और इस इंजन के अंदर में हम ये देखेंगे कि इसकी प्रॉपर फिटिंग कैसे की जाती है कंपनी के जैसे। इसकी क्रैंक को हमने बना लिया, आप देख सकते हैं पूरा जेन्युइन पार्ट्स है यहाँ पे लाया हुआ है। और इसके एक एक पार्ट जो टीवीएस के पार्ट का भी मैं पार्ट नंबर भी आपको बताऊंगा और साथ में इसके प्राइस भी बताऊंगा। साथ में इसके क्रैंक और इसकी फिटिंग कैसे प्रॉपर कंपनी वाइज की जाती है ये भी हम लोग देखेंगे। और पिस्टन रिंग की जो फिटिंग, पिस्टन रिंग की जो प्रॉपर फिटिंग कंपनी वाइज कैसे की जाती है टीवीएस राइडर के अंदर, ये भी आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं जो इंजन डिसमेंटल की जो वीडियोस बना रहा हूँ वैसी बनाऊं या डायरेक्ट मैं असेंबलिंग के वीडियो बनाऊं, जो डायरेक्ट फिटिंग के वीडियो बनाऊं। तो चलिए, अभी ना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि इसके जो इंजन को हमने टोटली डिसमेंटल करके रखा था। पुरानी वीडियो में हमने तो पूरी तरह से इसको बता दिया है कि इसको कैसे खोला जाता है। और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉपर गियर की सेटिंग कैसे होगी, कौन कौन से जो गियर है उसका नंबर्स क्या है, क्रैंक में हम लोग कौन सा कनेक्टिंग रॉड यूज करते हैं, साथ में इसकी प्रॉपर फिटिंग कैसे होगी। आप यहाँ साथ में आप देख ही सकते हैं कि इसमें व्हील स्पीड सेंसर जो VSS सेंसर लगा हुआ है, जो कि काउंटर शाफ्ट पे लगा रहता है। इसका मतलब वो वाला जो शाफ्ट जो कि चेन व्हील की तरफ जाता है बाहर की तरफ, तो उस शाफ्ट की जो रोटेशन है उसको वो पूरी तरह से मेजर करता है और जो ईसीयू को बताता है कि इसकी स्पीड, जो इंजन की स्पीड कितनी है। तो चलिए, ये तो था VSS सेंसर के बारे में। अब हम प्रॉपर इसकी फिटिंग की शुरुआत करते हैं। तो इसकी फिटिंग की शुरुआत हम लोग करेंगे गियर से। तो चलिए, गियर की शुरुआत करते फिटिंग करने। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी, पर मैंने कई बार आप लोगों को पूछा भी है कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों ने देखा है कि मैं छोटी सी भी चीज की अगर वीडियो बनाता हूं तो काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में घुस जाता हूं कि मेरी वीडियो 20-25 मिनट के ऊपर ही हो जाती है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। तो मैंने आप लोगों को कमेंट में कई बार पूछा है कि क्या मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो लंबी हो जाती है, तो आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि सर आप लंबी वीडियो बनाओ, हम लोग देखने के लिए तैयार है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाओ। तो मैंने चलिए ये वीडियो आपके लिए पूरी डिटेल में बनाने के लिए तय किया है। अब ये वीडियो लंबी जरूर होगी, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ना ही डिटेल समझ में आएगी, ना मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम काउंटर शाफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो चेन व्हील का जो शाफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ क्लच बॉक्स की तरफ से कुछ पोर्शन ऐसे फिट रहता है जो कि ये फिक्स है, एक साइड से फिक्स है, इसके अंदर लॉक लगा है, एक वाइसर है और एक लॉक है। तो इधर से गिरने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये जो चेन व्हील का जो साइड है, यहाँ तक जो चीजें निकल गई थी मैंने उसको निकाल लिया। अब इसकी प्रॉपर फिट करते हैं। अगर आपके हाथ से गिर भी जाए गियर तो अब मैं आगे की प्रोसीजर आपको समझता हूँ। अब इसकी फिटिंग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तक गिरने की चीजें थी जो निकल जाए आपके हाथ से, तो आपको करना क्या है, अब इस तरह का एक गियर है, आप देख लीजिए, जिसका प्लेन जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ चले जाएगा। ये प्लेन पोर्शन मैं आपको बाद में ये भी बता दूंगा कि इस गियर के कौन कौन से नाम है, कौन कौन सा ये गियर है, पर्टिकुलर कौन कौन सा गियर है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो पहले फिटिंग देख लेते हैं। तो ये गियर कुछ प्लेन वाला भाग अंदर चला गया और ये जो हुक वाले भाग है, खुट्टी वाले भाग है, ये ऊपर की तरफ आ गए। अब क्या करना है, आपको ऐसा एक बुश है, बुश की फिटिंग कर लेना है। बीचों बीच में यहाँ एक बुश आ गया। उसके बाद में ये जो गियर है, ये गियर का जो खांचे वाला भाग है, जो अंदर वाला डीप भाग है, उसको अंदर की तरफ रख देना है। और लास्ट में एक वॉशर है, आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख देना है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब ये गिरने वाली कुछ नहीं, इधर से तो कुछ गिरना ही नहीं था, और जो यहाँ से गियर गिर सकता था, आपके हाथ से कंफ्यूजन हो सकता था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए, काउंटर शाफ्ट क्लियर हो गया। अब मैं मेन शाफ्ट का दिखा देता हूँ।
तो इस तरह से ये मेन शाफ्ट है फ्रेंड्स। मेन शाफ्ट में आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, इसके अंदर गिरने वाली कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स बना दिया गया है। इसमें गिरने वाली कोई चीज है नहीं, क्योंकि आप मेन शाफ्ट का ये जो पोर्शन देख रहे हैं जो क्लच बॉक्स की तरफ निकल जाता है और ये चेम्बर में यहाँ फिक्स हो गया, ये बेरिंग के पास। और इसमें कंपनी ने निकलने वाले ऐसे कोई गियर्स बना नहीं है। अगर आपको कोई गियर चेंज करना है तो इसके लिए प्रॉपर फिर ये पूरा मेन शाफ्ट ही आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको प्रेस करके आपको निकलवाना पड़ेगा। तो फिर गियर अगर पर्टिकुलर अलग अलग अगर मिलता हो तो बात अलग है। तो ये कुछ इस तरह से प्रेस पर से निकलवा के फिर आपको गियर की फिटिंग करवानी पड़ेगी। तो ये पूरे फिक्स गियर है, इसके अंदर निकलने वाले गियर नहीं, तो आपके हाथ से कुछ गिरने का डर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस तरह से इसके मेन शाफ्ट को और काउंटर शाफ्ट को एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर लिया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके गियर का जो नंबर्स क्या क्या है। तो आप इस तरह से पकड़ लेंगे, मतलब चेन व्हील का साइड बाहर की तरफ निकल गया, क्लच वाला बॉक्स इधर की तरफ आ रहा है, ये दोनों साइड। अब मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा कि इसके गियर का जो है कौन से नंबर्स है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्लच बॉक्स की तरफ से ये जो पहला है ये फर्स्ट गियर है, क्योंकि ये बड़ा रहता है इसलिए फर्स्ट गियर है। उसके बाद सेकंड गियर ये वाला है, थर्ड गियर ये वाला है, फोर्थ गियर जो आप देख सकते हैं कि ये वाला है, सॉरी फोर्थ गियर ये वाला है, और फिफ्थ गियर जो काउंटर शाफ्ट की तरफ निकल रहा है ये पांचवा गियर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब ये जो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज है ये गियर, तो इसका बिल्कुल अपोजिट में भी वही गियर्स होता है फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं। फर्स्ट के आगे में फर्स्ट गियर है, सेकंड के आगे में ये सेकंड गियर है, थर्ड के आगे में ये थर्ड गियर है, फोर्थ के आगे में यहाँ पे फोर्थ के आगे में फोर्थ गियर है, और लास्ट फाइनली जो फिफ्थ गियर है, फाइनल ड्राइव है, वो फिफ्थ गियर के आगे में फिफ्थ गियर है। तो इसके अंदर में आप कंफ्यूज होने वाली आपको कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आती है गियर फोर्थ की बारी। तो ये गियर फोर्थ में घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमने मेन शाफ्ट को लिया है तो आप सभी को पता है कि गियर फोर्क जो रहता है इसमें छोटा वाला ही गियर फोर्क लगेगा, बड़ा तो गियर फोर्क लगना नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें काफी बड़ा हो जाता है, दोनों गियर फोर्क्स की आप देखिए कितना प्ले आ जाता है, और ये काफी बड़ा रहता है। तो इसके लिए मेन शाफ्ट के अंदर में हमारा कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहता है किसी भी मैकेनिक का। तो ये छोटा जो गियर फोर्क है इसी के अंदर लग जाता है। तो अब मैं ये दिखाता हूँ कि जो बड़ा वाला जो मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट तो हो गया सॉरी, अब जो काउंटर शाफ्ट है ये आप देख सकते हैं काउंटर शाफ्ट, इसके अंदर में गियर फोर्क्स अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो आपको इसके अंदर में चेंजेस है। आप ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर में क्या क्या चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो देखिए ये जो गियर फोर्क है मेरे पास में दो प्रकार के गियर फोर्क्स है, एक ये है और एक ये है। देखने से तो आपको सेम दिख रहा है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब करना क्या है, जो बड़ा वाला है आप जब लगाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे प्ले सा कुछ आ रहा है। तो जो आपको जो छोटा वाला गियर फोर्क है उसको उठा के देखना है, यहाँ आप देखिए फिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ आप देखिए काउंटर ये जो चेन व्हील के साइड से यहाँ फिक्स नहीं हो रहा, पर यहाँ इजीली पूरी तरह से फिक्स हो जा रहा है। तो ये जो छोटा वाला गियर फोर्क है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ फिक्स नहीं होगा, और ये जो इधर जो नीचे साइड का जो क्लच साइड की तरफ है यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो छोटा गियर फोर्क है आप इधर लगाने भी जाएंगे तो नहीं लगेगा, ये ऊपर की तरफ क्लच साइड की तरफ ये फिक्स हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और ये जो बड़ा गियर फोर्क है वो यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लगाने का जो है प्रोसेस चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये गियर लगाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जब भी आप ये काउंटर शाफ्ट, वैसे मैंने मेन शाफ्ट को उठाया नहीं है, साथ में इसको लिया नहीं है, ये काउंटर शाफ्ट को जब भी आप लगाने जाओगे तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये जो व्हील स्पीड सेंसर है, अंदर वाला जो व्हील स्पीड सेंसर है उसके ऊपर में ये टच हो जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टच हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको जब ये गियर बॉक्स को बिठाना है, गियर दोनों साइड के गियर्स को बिठाना है, तो पहले व्हील स्पीड सेंसर को निकालना है, बाद में हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरह से VSS सेंसर के जो चेम्बर के जो बाहर वाला आउटर पोर्शन है उसमें 8 नंबर का एक जो है बोल्ट लगा हुआ है, उसको निकाल लेना है, और फिर VSS सेंसर को इजीली थोड़ा सा आप हिलाएंगे तो ये बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा हिलाना है, पीछे की तरफ से धक्का देके ये रिमूव हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये VSS सेंसर है, इसको पहले निकाल लेना है, फिर हमको गियर बॉक्स की फिटिंग बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से दोनों शाफ्ट को सिंक्रोनाइज करके हमको अंदर की तरफ ले लेना है यहाँ पे, और यहाँ देखिए कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इजिली अंदर की तरफ बैठ गया है। तो अब ये जो VS सेंसर है इसको अब देखिए, अब पहले जब हम लगा रहे थे तो इसको ये यहाँ पे लटक जा रहा था, पर अब हम लोग गियर को बिठा चुके हैं, अब इजिली इसको हम लोग लगा देंगे। आप यहाँ देखते रहिए, ये देखिए अब ये इजीली यहाँ पे आ चुका है, और ये पोजीशन इसकी क्या मिली है, कौन से गियर पे जाके मिल रहा है, बिल्कुल जो गियर है जो नीचे साइड का जो फिफ्थ गियर है, जो फिफ्थ वाला गियर है
उसके पास से जाके ये पोजीशन कर रहा है बिल्कुल इसको घुमाते समय। ये देखिए जब हम रोटेट करते हैं तो वहां की जो सेंसिंग जो वहां से सेंस करता है और डायरेक्ट ECU को यहाँ से कमांड भेजता है कि जो इंजन की कितनी स्पीड है। गियर प्रॉपर पूरी तरह से सेट हो जाने के बाद में अब बारी फिर से आई है गियर फोर्क्स की। तो गियर फोर्क्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बड़ा वाला गियर फोर्क है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये जो गियर फोर्क है नीचे की तरफ में ये देखिए इजीली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और जो छोटा वाला गियर फोर्क है कौन से साइड में, काउंटर शाफ्ट में, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ में ये यहाँ भी लग गया। अब रह गया छोटा वाला ये जो मेन शाफ्ट के तरफ का। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं क्योंकि एक ही स्लॉट इसको रहता है तो एक ही इसमें जाएगा और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो अब हमारे गियर फोर्क्स पूरी तरह से लग चुके हैं। और अब देख रहे हैं जो गियर ड्रम बिठाने की बारी आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो अपनी जो गियर पोजीशन जो सेंसर लगा हुआ है इसमें आप देख के समझ पाए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर में गियर पोजीशन कैसा आप लगाते हैं। कई बार न्यूट्रल की पोजीशन ढूंढते हैं तो यहाँ पे जो है एक स्प्रिंग और एक छर्रा आता है जो कि आप देखिए यहाँ सेंटर में। यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट गियर है ये न्यूट्रल है, ये सेकंड गियर है, ये थर्ड गियर है, ये फोर्थ गियर है और यहाँ है फिफ्थ गियर। तो हमको न्यूट्रल की पोजीशन करना है तो कहाँ करना है, ये बीच वाले में, ये न्यूट्रल की पोजीशन है। तो इसको न्यूट्रल की पोजीशन में हम यहाँ पे एक छर्रा और एक जो स्प्रिंग है वो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये गियर ड्रम के अंदर में एक जो पोजीशन ये तो क्लच बॉक्स की है और ये जो देख रहे हैं आप ये गियर पोजीशन सेंसर की तरफ जाएगा। तो यहाँ एक आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है और एक ये इस तरह से कुछ छर्रे टाइप का है। तो आप अगर दो होल में यहाँ कंफ्यूज हो रहे तो आप यहाँ देख लीजिए इस होल के अंदर में स्प्रिंग या छर्रा जाएगा नहीं, जाना कहाँ है, इसी तरफ जाना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ग्रीस अप्लाई करेंगे उसके बाद इसको लगाएंगे। हल्का सा कुछ इस तरह से हम लोग ग्रीस थोड़ा सा और ये स्प्रिंग और ये इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये गिरे ना। ये तो कई बार हो जाता है कि जब हम इसकी फिटिंग करते हैं तो ये गिर जाता है। तो इस तरह से कुछ अंदर की तरफ लगा दिया और ऊपर का जो एक्सेस ग्रीस है उसको हटा ले। और अब जो है इसको ऐसे ही मैंने अभी बताया कि आपको अगर न्यूट्रल की पोजीशन को समझना है तो ये बीच वाली जो है उसके अंदर देना है, मतलब दोनों के बीच का ये जो न्यूट्रल है पोजीशन। तो हमको ये पिन भी न्यूट्रल के तरफ लेके जाना है इस तरह से और इस तरह से रख देना है। और अब नीचे का जो फोर्क है उसको उठा के ऊपर में जो नीचे वाला स्लॉट है उसके अंदर गया और जो ये काउंटर शाफ्ट का जो ऊपर वाला जो गियर फोर्क है ये सबसे ऊपर स्लॉट में गया और ये जो बीच वाले स्लॉट में ये वाला आ गया। ये जो बीच वाले मतलब ये वाला जो है बीच के स्लॉट में है, ये वाला ऊपर के स्लॉट में है और ये जो है सबसे नीचे के स्लॉट में है गियर ड्रम में। अब इसके पिंस जो है पिन को लगा लेना है। तो पिन में हल्का सा अपने को ऑयल अप्लाई करना है, उसके बाद ये पिन को यहाँ पे इंसर्ट करना है। हमने इसके पिंस में थोड़ा थोड़ा ऑयल को अप्लाई कर लिया है और ये पिन में आप देख सकते हैं इस पिन के अंदर में डिफरेंस बता दूं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप इधर का उधर पिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पिन को हमको यहाँ पे लगा लेना है अच्छी तरीके से। चलिए ये पिन भी लगा लेता हूँ, वो भी पिन लगा के चलिए दोनों पिन यहाँ पे लग चुके हैं। अब बारी है क्रैंक की। तो क्रैंक की प्रॉपर फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि मेरी वीडियो लंबी होती है, पूरी टेक्निकली मैं आपको पूरी तरह से चीजें सिखाता हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना सीखने को नहीं मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब बारी है क्रैंक की। तो क्रैंक कुछ इस प्रकार से है और क्रैंक में आप देख लीजिए हम लोग जो क्रैंक को जो कनेक्टिंग रॉड यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैको का। ये मैको जो है कंपनी जो रॉयल एनफील्ड और बाकी जो हम बड़ी हाइट जो सीसी की बाइक्स है उसके अंदर में मैको का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कनेक्टिंग रॉड है, आप इजीली इसको फिट कर देंगे और फिट करने के बाद फिट कर देने के बाद आपको भूल जाना है कि आपकी कनेक्टिंग रॉड में कोई प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए ये कनेक्टिंग रॉड भी न्यू डाल दिया हमने मैको का और दो बेरिंग्स यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। इसकी बेरिंग को अभी लगा लेने के बाद क्रैंक को इंस्टॉल करते हैं। क्रैंक में थोड़ा थोड़ा बेरिंग के तरफ में इंजन ऑयल अप्लाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से दोनों भी साइड में, उसके बाद इसकी फिटिंग हो जाएगी। तो चलिए अब ये जो व्हील वाला भाग है आप सभी को पता होगा, मैग्नेट का साइड मैग्नेट में निकलेगा, फ्लाईव्हील साइड में। तो इसका जो कट वाला भाग है ये जो मैग्नेट साइड का उसको हमको चेम्बर की तरफ लेके जाना है और इजीली इसको लगा देना है। हल्का से इसको प्लास्टिक हैमर से हैमरिंग कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ अपना क्रैंक बैठ चुका है फ्रेंड्स। अब इसके गियर्स की हम पोजीशन को चेक कर लेंगे कि प्रॉपर गियर की शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं। तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरा गियर है, अब हम इसको तीसरे गियर में शिफ्ट करके देख रहे हैं। ये थर्ड गियर लग चुका है और ये फोर्थ वाला ये अब लग चुका है फोर्थ गियर। तो चलिए अब इसको प्रॉपर न्यूट्रल भी कर लेते हैं।
ये यहाँ पे फर्स्ट गियर पे आ चुका है और ये जो है न्यूट्रल की पोजीशन अब ले लेंगे हम लोग। ये आ गए फिर से न्यूट्रल की पोजीशन। तो हमने जो गियर को लगाया था, इंस्टॉल किया था, वो प्रॉपर पूरी तरह से सेट हो चुका है फ्रेंड्स। अब जो बारी है इसकी पैकिंग की, तो चलिए इसकी सेंटर पैकिंग लगाते हैं और इसका सेंटर पैक कर लेते हैं पहले। तो मैं जब भी सेंटर पैकिंग लगाता हूं तो मैं सोल्यूशन ट्यूब अप्लाई करने को कम देखता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे थोड़ी थोड़ी ग्रीस अप्लाई कर लेंगे ताकि ये पैकिंग अपनी जगह ना छोड़े, और उसके बाद इसके चेम्बर पे लगा लेंगे। एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए इसमें कि जो चेम्बर है, जब भी हम पैक करते हैं तो इसके बेरिंग्स पे प्रॉपर ऑयल को अप्लाई कर ले, इसके सीट पे भी, और ये जो जेट स्प्रे है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर ले, उसके बाद ही जो है इसके चेम्बर को इंस्टॉल करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए इसके चेम्बर को लगा के ले लेते हैं। चेम्बर लग जाने के बाद एक जो छोटा वाला बोल्ट है वो क्लच साइड से लगेंगे और बाकी जो है बोल्ट्स वो मैग्नेट के साइड से लगेंगे। तो चलिए इसको लगा के ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे 16 बोल्ट्स रहते हैं चेम्बर में, जिसमें 15 बोल्ट्स इधर की तरफ लगते हैं और एक छोटा बोल्ट जो है क्लच साइड से लगता है। तो हमने 12 बोल्ट्स लगा लिए हैं और ये जो मैग्नेट, ये जो फ्लाईव्हील का जो साइड है उसके अंदर भी ये 3 बोल्ट्स लग जाते हैं। तो ये 3 बोल्ट्स को हम लोग लगा लेते हैं और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है टॉर्क करके। क्लच बॉक्स की शुरुआत करने से पहले जो यहाँ पे जो ओल्ड वाला जो ऑयल पंप था उसको मैंने निकाल लिया है। और अब देखिए यहाँ जो ऑयल पंप का जो कोड है मैं आपको बता देता हूँ, जो पार्ट नंबर है वो यहाँ थोड़ा सा फट गया फ्रेंड्स, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। N9080240 और इसका नाम है ऑयल पंप असेंबली RTR 180 और इसके अंदर में सेम ही लगता है। तो ऑयल पंप असेंबली है और ये 553 का है क्योंकि कंपनी ने ये मुझे दिया है। और इसका ऑयल पंप कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। ये पंप कुछ इस तरह से RTR 180 वाला है, इसको पंप लग जाएगा। राइडर के नाम से अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने मुझे ये दे दिया क्योंकि एज इट इज सेम है ये। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से कर लेना है कि इसके तीनों होल आपस में मैच हो जाए। और लगने वाले जो 3 स्क्रू है वो कुछ इस तरह से, आप स्टार्टर प्लेट का हीरो होंडा की स्क्रू देखे होंगे, वो बस इसकी लॉन्ग साइज है, मतलब ये थोड़ी सी बड़ी साइज है। तो चलिए तीनों स्क्रू हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद टाइट करके ले लेते हैं। ऑयल पंप को इतना फिट कर देने के बाद बाकी का प्रोसेस बाद में करेंगे। अब हमको करना है ये गियर स्टार की फिटिंग, जो गियर की पोजीशन करवाता है। तो इसके लिए जो स्टॉपर है इसको पीछे की तरफ खींच लेना है। और ये देखिए मैंने बताया था कि ये फिक्स पिन है, इसके अंदर ये निकलती नहीं है ये पिन, ना नीचे की निकलती है ना ऊपर की निकलती है। तो आप पोजीशन क्या करना है, इसके दोनों पिन को यहाँ पे लगा लेना है, फिक्स यहाँ पे अपने आप ही हो जाएगी। अब इसकी स्क्रू को यहाँ पे फिट कर लेना है। तो इसकी काफी लंबी स्क्रू है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की स्टार वाली स्टार की जो है बीट पे ये स्क्रू है। अब इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। एक बार और से हम लोग जो गियर को है कंफर्म कर लेते हैं कि गियर गिर रहा है कि नहीं। तो हम जब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, ये देखिए फर्स्ट गियर लग चुका है, यहाँ लग गया फर्स्ट गियर इजी अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। उसके बाद में ये न्यूट्रल की पोजीशन है। फिर अब हम लगाएंगे यहाँ पे सेकेंड गियर, ये लग गया है सेकेंड गियर, इजिली यहाँ पे सेकेंड गियर ऑपरेट हो गया। अब उसके बाद लगाएंगे इसको थर्ड गियर, थर्ड गियर यहाँ पे इजिली ऑपरेट हो गया, थर्ड भी। और फिर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ गियर, यहाँ देखिए फोर्थ गियर भी इजीली लग चुका है। और लास्ट एंड फाइनल ड्राइव फिफ्थ गियर, तो फिफ्थ गियर भी लग चुका है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं और न्यूट्रल कर लेते हैं इसको इजीली। तो अब हमने गियर स्टार को जो है स्टॉपर को चेक कर लिया है, प्रॉपर गियर गिर रहे हैं इसके, न्यूट्रल भी हो रही है, पूरे गियर भी लग रहे हैं। तो अब बारी आ जाएगी गियर शाफ्ट की। तो गियर शाफ्ट में इस तरह से कुछ आप देख लीजिए, इतना मोटा सा गियर जो वॉशर है इसके अंदर लग जाता है और यहाँ से फिर वो इजिली अंदर की तरफ चले जाएगा और लग जाएगा अंदर की तरफ। इस तरह से कुछ नीचे की तरफ फिक्स हो जाएगा ये। अब इसको प्रॉपर गियर जो है लग रहे हैं इसके गियर्स। गियर शाफ्ट लग जाने के बाद में अब बारी है हमारे जो प्राइमरी गियर उसको फिट करने के लिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो है एक मोटा सा ऐसा वाइसर देख लीजिए, ये पहले वॉशर जाएगा, बाद में ये जो गियर है, गियर का जो कॉलर वाला भाग है अंदर की तरफ चले जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद में आप ये देखिए एक लंबी सी चाबी है, इसको हमको इंसर्ट कर देना है अंदर की तरफ। यहाँ पे ये इस तरह से कुछ चला गया है
और बाद में ये गियर, मैंने खोलते समय वाली वीडियो में भी बताया था कि इस गियर की कोई पोजीशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई पोजीशन है तो मुझे बता दीजिएगा, पर इसमें कोई पोजीशन मुझे नहीं दिख रहा। तो चलिए यहाँ पे इसको भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हो जाने के बाद में यहाँ पे फिट हो चुका है। अब हमारी बारी है ऑयल पंप को फिट करने के लिए। तो ऐसे पतली सी एक बारीक पिन है जिसको यहाँ लगा लेना है, और उसके बाद ये जो अंदर का आप खांचा देख रहे हो वो इसके अंदर बैठेगा। और फ्रेंड्स याद रखिए कि जो राइडर ये टीवीएस राइडर का जो ऑयल पंप का ये जो गियर है ये 35 टीथ वाला है, मतलब 35 दांते वाला है। तो चलिए इसके अंदर वाला ये जो पोर्शन है ये पिन के अंदर में यहाँ बैठेगा। तो इसको यहाँ पे पोजिशन कर लेना है पिन के अंदर में। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है। अगर पिन में बैठा नहीं होता तो ये प्रॉपर एक जो है क्रैंक को लेके नहीं घूमता था, तो अभी क्रैंक को लेके घूम रहा है। ये देख लीजिए आप, क्रैंक को प्रॉपर लेके घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पिन में अच्छी तरह से अटैच हो गया। अब इसको थोड़ा सा बाहर खींच लेना, ये पिन जो है आप देखिए इसको थोड़ा सा बाहर खींच लेना, और यहाँ पे जो लॉक है वो लॉक लगा लेना है। तो ये कुछ इस तरह से लॉक है फ्रेंड्स, ये आप लॉक देख सकते हैं, ये वाला लॉक। उसको लॉक को यहाँ पे लगा लेना है, हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। फ्रेंड्स जो मेन शाफ्ट की जो है उसकी प्रॉपर आप फिटिंग कर लेंगे। तो आप वॉशर देख रहे हैं, इस तरह से कुछ मोटा सा वाशर है, उसके बाद में ये बुश है, और बाद में अंदर क्लच हाउसिंग के पास में ये भी बुश है। अब इस वॉशर में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे कि ये जो क्लच जो प्लेट के बीच वाला जो हाउसिंग का जो बुश रहता वो भी सेम है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो होना तो कुछ नहीं चाहिए, पर मैंने इसको मेजर किया तो ये 3 पॉइंट जो है 63 के पास आ रहा है, 3.63 mm, और ये जो है 3.25 mm आ रहा है। तो जो पतला वाला है वो क्लच बॉक्स में है, अंदर बीचों बीच सेंटर में है, और ये जो मोटा वाला है ये अंदर की तरफ चले जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप लगाएंगे। तो एक वॉशर अंदर हो गया मोटा सा, उसके बाद में ये बुश हो गया है, और बाद में ये जो अलग से एक बुश जो कि क्लच हाउसिंग में चला जाता है ये हो गया। अब ये लग जाने के बाद में आपको क्लच हाउसिंग को इजिली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल इजी इस तरह से कुछ बैठ चुका है। अब ये जो वॉशर है इसको हम लोगों को यहाँ पे सेंटर में लगा लेना है, उसके बाद क्लच सेंटर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स पार्ट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं रहने की वजह से मैं आपको जो सेंटर पैकिंग है उसका रेट नहीं बताया था। सेंटर पैकिंग हमने आफ्टर मार्केट लिया था, जो कि हमको 160-70 रुपए में पड़ गई थी, क्योंकि सेंटर पैकिंग का ही बस काम था। मैग्नेट और क्लच कवर पैकिंग इजीली मैच हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक और जो हेड की जो पैकिंग है, हेड गास्केट, वो हम लोग ओरिजिनल यूज करेंगे, क्योंकि वो ब्लॉक पैकिंग के साथ ही आ जाती है। इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया और मैंने सादी जो पैकिंग आफ्टर मार्केट वाली थी वो ले लिया, जेन्युइन न लेते हुए, क्योंकि पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया कि जो ऑयल पंप है हमने पल्सर 180 का यूज किया है, और अभी मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि जो राइडर का अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्लच प्लेट भी हमने पल्सर 180 का यूज किया है, जो 6 यूनिट में, मतलब ये 6 क्लच प्लेट्स है, और जिसका पार्ट कोड है N93255530। ये पल्सर 180 ये सॉरी अपाचे 180 का ये, क्योंकि ये सेट ऑफ 6 है, यहाँ पे आप देख लीजिए 6 यूनिट का। तो हमारे जो राइडर के अंदर में लगता है वो 5 ही क्लच प्लेट फ्रिक्शन प्लेट लगते हैं, तो हम लोग इसमें से एक निकाल लेंगे और 5 ही इसको यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। एक फ्रिक्शन प्लेट, एक प्रेशर प्लेट यहाँ पे आ गया एक, फिर से एक फ्रिक्शन प्लेट, क्लच प्लेट के बाद में एक प्रेशर प्लेट, फिर से एक क्लच प्लेट, फिर से एक प्रेशर प्लेट यहाँ पे, या फिर एक फ्रिक्शन प्लेट, क्लच प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स क्लच प्लेट को फ्रिक्शन प्लेट बोलते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और फिर से क्लच प्लेट, ठीक है। तो यहाँ क्लच प्लेट्स आ गए हैं, और इसको अब कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं, जहां ये फिक्स हो जाए वहां पे आप इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। देखिए पूरी तरह से यूनिट कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसको थोड़ा ये 2 साइड से बस इसको पकड़ना है, और जैसा हम एज यूजुअल बाकी गाड़ियों का करते हैं उसी तरह से ये फिक्स हो जाएगा। बस ये जो लास्ट वाला क्लच प्लेट है ये खांचे में आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से अंदर में। पूरा हो जाने के बाद में अच्छी तरह से इसको ऑयल वाइल जो था पोंछ लेना है। और इंजन बनाते समय आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि गाड़ी जो है इंजन पूरी तरह से साफ रहना चाहिए, और काम भी बिल्कुल पॉश होना चाहिए, तभी जाके इंजन सक्सेस होता है। तो साफ सफाई पे स्पेशल ध्यान रखिए। तो रेगुलर वॉशर जैसा है, जो हमारे गाड़ियों में रेगुलर वॉशर रहता है वही वॉशर है। एक बड़ा सा नट लग जाएगा, राइट साइड में ही टाइट होगा, जैसे हम लोग टाइट करते हैं एज यूजुअल हमारी गाड़ियों को, उसी भाग में इधर ही टाइट हो रहा है जैसे टाइट करते हैं। तो चलिए इसको टाइट करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले खोलने वाली वीडियो में भी बताया था जब डिसमेंटल कर रहे थे, कि इसके हब में जो है स्प्लेंडर वाला ही जो है ना क्लच होल्डर लग जाएगा। अब क्या करना है आपको, 19 नंबर की गोटी से इसको अच्छी तरह से एज यूजुअल जैसे आप टाइट करते हैं वैसे करना।
अच्छी तरह से टाइट हो जाने के बाद में आप 4 स्प्रिंग लगा लेना अच्छी तरह से, जैसे हम लोग रेगुलर गाड़ियों को लगाते हैं उसी तरह से, कोई इसमें अलग सा नहीं है। और जो स्प्रिंग स्टॉपर है उसको भी लगा के इसको चारों बोल्ट को टाइट कर लेना है। तो चलिए इसको टाइट करके हम लोग ले लेते हैं। क्रॉस में टाइट करना है फ्रेंड्स, इसको एक साइड से ना टाइट करें, नहीं तो ये क्लच प्लेट अच्छी तरह से बैठता नहीं है। क्लच का पूरा साइड कंप्लीट हो जाने के बाद हमको अब ये पंप जो है, पंप को असेंबल करना है, क्योंकि इसकी की लगी हुई है। तो ये जो स्लॉट है इसके अंदर ही हमको लगा देना है अच्छी तरह से, ये जो स्लॉट में बैठ जाएगी। और रेगुलर जैसा वॉशर हमारी पुरानी गाड़ी में वैसे ही है। अब इस नट में थोड़ा सी अलग सी बात है फ्रेंड्स, अगर आप फोकस करेंगे तो इस पे लिखा हुआ है आर और नीचे लिखा हुआ है एल, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ है राइट मतलब और लेफ्ट साइड थ्रेडेड। तो ये जो एल लिखा वाला जो आपका नट रहता है वो राइट लेफ्ट साइड का थ्रेडेड है, मतलब इसको हमको उल्टी तरीके से, मतलब जब जैसे आप खोलते हैं तो ये टाइट होगा, तो लेफ्ट साइड थ्रेडेड है, तो हम इसको जब खोलने जैसे करेंगे तो ये टाइट होगा, मतलब हम इधर घुमा रहे तब ये टाइट हो जाएगा। तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। इधर का नंबर 19 नंबर का था, ये 17 नंबर का है और लेफ्ट हैंड थ्रेडेड है, मतलब इसको खोलने के जैसा इसको टाइट करना है। तो चलिए पूरी तरह से टाइट हो गया। अब यहाँ की पैकिंग लगाते हैं और इसका कवर लगाते हैं। तो चलिए इसकी पैकिंग यहाँ पे लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं होल, एक मिनट ये हिल जा रहा है तो मैं इसको प्रॉपर लगा लेता हूँ पहले। हाँ यहाँ पे अब ये लग गया है और इसको यहाँ पे प्रॉपर लगा लेने के बाद में यहाँ जो 10 नंबर के 3 बोल्ट्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 नंबर के 3 बोल्ट्स है, इसको लगा लेना है। 1, ये 2 और यहाँ पे 3। तो चलिए इसको अच्छी तरह से टाइट करके ले लेते हैं। पूरी तरह से पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट इसको ध्यान में रखिए, ये जो अपनी रेगुलर जैसी टीवीएस स्टार विक्टर गाड़ियां रहती है उसी तरह है, और इसमें ये छोटा सा छर्रा इसके अंदर लगा रहेगा और बाद में ये जो चीज है इसके अंदर चले जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमको इसके अंदर में डाल देना है। और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्लच बॉक्स में भी लगा सकते हैं। कहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा क्लच बॉक्स में। तो इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा अपने को स्प्रिंग टाइट कर लेना। यहाँ पे स्प्रिंग टाइट हुई है, जैसे स्प्रिंग टाइट की पोजीशन जहाँ रिटर्न फेंक रही हो वहां पे इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लगा लेना है। पूरा क्लच बॉक्स फिट हो चुका है। एक बार इसकी पूरी रोटेशन आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से घूम रहा है। तो चलिए अब इसकी जो मैग्नेट जो क्लच कवर की जो पैकिंग है इसको लगा लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा जो है ग्रीस अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने बताया मैं सोल्यूशन ट्यूब जो रहता है चिपकाने के जो बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं बहुत कम यूज करता हूँ। हल्का ग्रीस लगा के मैंने अप्लाई कर दिया ताकि ये चिपक जाए। और अब जो है क्लच कवर को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो क्लच कवर को अब लगाने का काम बाकी रह गया, तो चलिए इसके क्लच कवर को फिट कर लेते हैं। क्लच कवर अच्छे से लग जाने के बाद अब ये 12 बोल्ट्स जो है टोटल क्लच कवर में लगा के इसको टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूरी तरह से क्लच बॉक्स कंप्लीट कर लेने के बाद में हम लोग जो फ्लाईव्हील साइड है मतलब मैग्नेट साइड में आ गए हैं जहाँ आईएसजी स्टार्टर वगैरह फिट रहता है। तो अब इसको फिट करने से पहले हमको करना है ब्लॉक पिस्टन की फिटिंग, जो कि तो इसके लिए एक जो प्रॉपर मैंने एक डायग्राम जो है पिस्टन रिंग की पोजीशन की एक बना के रखा है, जिसके लिए जो कंपनी जो है टीवीएस जो कंपनी है टीवीएस राइडर के लिए यही जो डायग्राम है मेंशन करती है पिस्टन रिंग फिटिंग के लिए। तो आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि जो टीवीएस राइडर जब भी आपके पास गाड़ी आएगी तो आपको पिस्टन रिंग इसी पोजीशन से फिट करना है। मैंने कुछ डायग्राम इस तरह से बना लिया है फ्रेंड्स। वैसे तो मैंने कंपनी के जैसा बिल्कुल प्रॉपर बनाने की कोशिश किया है, फिर भी थोड़ा फार चूक हो सकती है। जहाँ सेंटर में थोड़ा सा चूक हो गई है मुझसे, आप मेंशन कर लीजिएगा सेंटर समझ के। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको जो पिस्टन रिंग है उसको कैसे रखा जाता है। अब ये पिस्टन की पोजीशन को आप समझिए, ये एक पिस्टन है और यह आईएन मतलब इनटेक मतलब जो है कार्बोरेटर वाला भाग है। तो जब हम सबसे पहले जब हम लोग पिस्टन रिंग की शुरुआत करते हैं फिट करना, तो सबसे पहले हम जो स्पेसर रिंग जो रहता है जो रेल रिंग होता है उसको फिट करते हैं। और आपको पता होगा कि हम हर रिंग जब भी हम लोग फिटिंग करते हैं वो रेल वाली रिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ रेल रिंग को। तो ये है जो रेल रिंग या स्पेसर रिंग जो अंदर की जो जिगजैग वाली है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम जब सब गाड़ियों में फिट करते हैं तो हम उसको एम बनाते हैं, याद होगा आपको एम बनाते थे। लेकिन टीवीएस जो राइडर के अंदर में मेंशन करती है वो बोलती है कि आपको एम ना बना के आपको बनाना है डब्ल्यू। ध्यान में रखिए
कि आपको जो टीवीएस राइडर जो मेंशन करती है पिस्टन रिंग वाले डायग्राम में, वो ये कहती है कि एम नहीं बनाना है, आपको डब्ल्यू बनाना है। वैसे एम या डब्ल्यू से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मुझे आज तक नहीं फर्क पड़ा। आपको अगर कभी फर्क पड़ा होगा तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। पर ये जो यहाँ पे टीवीएस राइडर जो अपने शॉप मैनुअल में बता रही है, वो ये बता रही है कि आपको डब्ल्यू जो स्पेसर रिंग है उसको डब्ल्यू रखना है। और कहाँ रखना है, ये जो पिस्टन का जो सेंटर आप पकड़िए, जो ये पिन रहता है यहाँ पे पिन, उससे बस आप सेंटर यहाँ पकड़िए इन से, तो ये जो रिंग लिखा हुआ इनलेट का, यहाँ से इनटेक से स्पेसर रिंग को जो है 60 डिग्री नीचे की तरफ रखना है। तो ये डब्ल्यू वाला जो स्पेसर रिंग यहाँ पे आ गया। उसके बाद में पहला जो ऑयल रिंग है वो इनटेक से 30 डिग्री यहाँ पे आप नीचे एग्जॉस्ट की तरफ आ जाइए। जो पहला ऑयल रिंग है, मतलब स्पेसर रिंग लग जाने के बाद में जब ये एग्जॉस्ट की तरफ से, एग्जॉस्ट का ये जो भाग है वहां से 30 डिग्री पे ऑयल रिंग पहला रखना है। अब बच गया एक और ऑयल रिंग, तो वो इनटेक की तरफ से 30 डिग्री जो है आपको ऑयल रिंग दूसरा रखना है। अब बच गया आपका फर्स्ट और सेकंड रिंग। सेकंड रिंग जो कंप्रेशन रिंग है वो आपको एग्जॉस्ट की तरफ से आप पकड़ लीजिए यहाँ पे, या इनटेक की तरफ से कंपनी मेंशन करती है इनटेक से यहाँ पे जो आपका जो सेकंड रिंग है वो 30 पूरे 120 डिग्री पे रहना चाहिए। यहाँ से लेके 120 डिग्री पे सेकंड रिंग रहना चाहिए। और जो आपका फर्स्ट रिंग, जो पहला रिंग आएगा बिल्कुल वो इनटेक के साइड से यहाँ पे पहला, मतलब ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपका पहला रिंग आएगा। तो कैसा बन गया ये स्पेसर रिंग, यहाँ पे ऑयल रिंग फर्स्ट, यहाँ पे ऑयल रिंग दूसरा, यहाँ पे सेकेंड वाली जो कॉम्प्रेशन रिंग है यहाँ पे, और टॉप वाली यहाँ पे। तो चलिए मैं पिस्टन पे इसकी डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पिस्टन कुछ इस तरह से हमने ले लिया और इसके पिस्टन रिंग की फिटिंग भी कर दिया है। अब आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने रिंग को कहाँ कहाँ रखा। ये लाइट ज्यादा आ रहा शायद से, इसलिए अभी देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम यहाँ वैसे ही बना दिया। पहली रिंग जो कॉम्प्रेशन वाली, वो पहली वाली रिंग जो यहाँ पे रखा। अब आपको स्टार्ट से समझाता हूँ। डब्ल्यू वाली जो रिंग है, जो ये मैंने डब्ल्यू वाली रिंग यहाँ पे बिल्कुल रख दिया है। उसके बाद में ऑयल रिंग 1, आप देखिए ऑयल रिंग 1 का मुंह जो है यहाँ पे रखा है। ऑयल रिंग 2 मतलब देखिए मैंने यहाँ पे इसका मुंह रखा है ऑयल रिंग 2 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्रेशन रिंग जो नीचे से कॉम्प्रेशन रिंग नंबर 2 रहता है वो मैंने यहाँ पे रखा है, मतलब एग्जॉस्ट की तरफ ये यहाँ पे रखा है। और पहली जो इनटेक वाली रिंग है सबसे ऊपर की टॉप वाली, वो बिल्कुल इनलेट की तरफ से पहले यहाँ रखा। तो कैसे हो गया ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इनटेक, ये एग्जॉस्ट साइलेंसर का ये जो तीर वाला भाग। तो पहला डब्ल्यू रिंग यहाँ पे, उसके बाद में ऑयल रिंग एक यहाँ पे, ऑयल रिंग दूसरा यहाँ पे, उसके बाद में जो नीचे से सेकंड नंबर का कॉम्प्रेशन रिंग यहाँ पे, और फर्स्ट वाला जो कॉम्प्रेशन रिंग है वो यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ पोजीशन जो है पिस्टन रिंग की बनती है, जो कि कंपनी मेंशन करती है अपने सर्विस मैनुअल में टीवीएस राइडर में। तो फ्रेंड्स आप ब्लॉक पिस्टन की शुरुआत करने से पहले मैं इसका कोड दिखा देता हूँ आपको, N6321880। और इसका पूरा जो कोड वाइज नाम है इसका, किट सिलेंडर ब्लॉक एंड पिस्टन राइडर। आप देख सकते हैं इसका अमाउंट है 2746, 2746 रुपए 2746। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट किट है इसकी राइडर की। तो चलिए इसकी फिटिंग करके लेते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉक को तो हमने इजीली फिट कर लिया है। अब मैं पिस्टन की पोजीशन से आपको समझा देना चाहता हूं कि कौन सा पोजीशन किधर का रहता है। तो आप देख सकते हैं ये जो वॉल है, ये दो छोटे छोटे हैं जो मार्क छोटे छोटे वॉल के लगे हुए हैं। ये जो है ये कार्बोरेटर का साइड रहता है, और जो कार्बोरेटर की तरफ से जो इनलेट का जो भाग रहता है। और ये जो बड़ा वाला एक वॉल का मार्क दिया है वो एग्जॉस्ट की तरफ दिया है, मतलब एक ही वॉल है। तो एक्चुअली इसके जो 3 वॉल के जो रहते हैं, इसमें दो जो पिस्टन पे जो 2 मार्क है वो कार्बोरेटर का साइड है, और जो सिंगल वाला जो मार्क है वो एग्जॉस्ट वाला है। तो पिस्टन की तरफ आप जब भी एक सिंगल वाला देखिए तो साइलेंसर का साइड है, और 2 वाला जो है वो कार्बोरेटर वाला भाग रहता है। तो एक्चुअली 3 वॉल वाले जितने भी गाड़ियां हैं उसके अंदर में 2 वॉल का जो है वो इनटेक की तरफ रहता है, और एक जो सिंगल वॉल है वो एग्जॉस्ट साइलेंसर की तरफ दिया है। तो ये दिया इसलिए रहता है कि जब 2 वॉल दे देते हैं, जब पावर कंपनी को बढ़ाना पड़ता है तो वो 2 वॉल जो है इनटेक की तरफ दे देता है, और एक सिंगल वॉल जो है एग्जॉस्ट की तरफ दे देता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कूलेंट का जैकेट कैसे केटीएम वेटीएम की गाड़ियों में बना रहता है, वैसे इसमें भी एक गोल जैकेट बना हुआ है जिसके अंदर ऑयल खेलते रहता है, रन करते रहता है, जिसकी वजह से इंजन का टॉप ठंडा रहता है। तो जैसे ये ब्लॉक को ठंडा करने के लिए जैकेट दिया है, वैसे ही हेड में भी जैकेट दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हेड में कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हेड के अंदर भी आप आजू बाजू में देखोगे तो यहाँ एक पूरा लंबा सा एक बड़ा सा जो है होल दिख रहा है, सर्कल सा। तो ये भी उसी के लिए दिया है, ऑयल जो है इसके अंदर पास होता है अंदर की तरफ में, और जो हेड को है कूल रखता है, ठंडा रखता है, ताकि
हेड पे ज्यादा गर्म ना पड़े और थोड़ा ज्यादा सरवाइव कर सके। तो आप देख ही सकते हैं कि इसके लिए एक एग्जॉस्ट का दिया है और दो जो है जो दो यहाँ पे है इनटेक का दिया है और एक जो है एग्जॉस्ट का दिया है। तो ये इसीलिए दिया है कि पावर बढ़ा सके 3 वॉल्स के अंदर, इसलिए इसको 3 वॉल इंजन या हेड कहा जाता है। तो चलिए पहले हेड की फिटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आगे का आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वॉल स्प्रिंग की फिटिंग करने से पहले यहाँ आपको देख लीजिए, जो हेड के इस तरह से पूरी तरह से साफ सफाई करना है, बिल्कुल भी कार्बन का कोई मटेरियल या गंदगी नहीं छोड़ना है, तभी आपका हेड सक्सेस होगा। नहीं तो वॉल बेंड होने के चांसेस हो जाते हैं या कॉम्प्रेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह का कुछ हेड है फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आगे का काम चालू करना है। फ्रेंड्स, हेड को इस तरह से हमने कुछ रेडी कर दिया है। सिंगल स्प्रिंग वाले इसके जो वॉल के जो स्प्रिंग आते हैं, सिंगल स्प्रिंग वाला, अंदर डबल वाला स्प्रिंग नहीं है इसके अंदर में। और लॉक वही पतले पतले आते हैं, जैसे पल्सर के वॉल लॉक या टीवीएस के जैसे कॉमन जो वॉल लॉक जैसे 3 वॉल वाले में दिए गए हैं, उसी तरह से। तो चलिए, इसके जब ये वॉल को फिट हो गया तो अब यहाँ कंफ्यूजन आ जाता है कि इसके रॉकर में ये जो स्प्रिंग्स है, जो रिटर्न स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ रखता है, ये स्प्रिंग को लगाना कैसे है। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह से अपनी जो स्प्रिंग है, दोनों कॉमन स्प्रिंग है, एक ही टाइप की है स्प्रिंग। तो उसको जो करना है कि आप देखिए इस तरह से इसको नीचे की तरफ लगा देना है और ऊपर की तरफ ये वाला जो मुंह है ऊपर की तरफ रखना है, और ये नीचे वाला जो एक साइड का नीचे के रॉकर में फंस जाना चाहिए, ठीक है। और ये इसको प्रेस करके रखता है ताकि ये ऊपर की तरफ ऐसे इसको खींच के रख सके, ठीक है। इस तरह से ये डबल जो है वॉल वाला हो गया। और सिंगल वॉल वाले में भी आपको यही करना है कि ऐसा जो आपका जो स्प्रिंग है उसको यहाँ पे पहले फंसा देना है, फिर ये नीचे अपने आप पोर्शन फंस जाएगा और इसको भी ऊपर की तरफ ये जैसे ही प्रेस करके ऊपर की तरफ रखेगा इसको। तो चलिए इस वॉल को अभी जो रॉकर है इसको लगा के ले लेते हैं। तो ये सिंगल साइड वाला जो है ये है अपना एग्जॉस्ट साइड का। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले फिट कर लेते हैं। स्प्रिंग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इसको पिन लगा लेने के बाद में आपको स्प्रिंग को लगाना है। तो पिन ये दोनों साइड से थ्रेड वाली है, आप कहीं से भी इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आप पिन भी देख लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम साइज की है। तो इसको आप क्या करना है, रॉकर में बिल्कुल होल टू होल एडजस्ट करके इसको अंदर प्रेस कर देना है, ठीक है। और सेम यही रॉकर का भी आपको ये भी काम करना है कि रॉकर को पहले आपको नीचे रख लेना है, अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है, स्प्रिंग को अभी नहीं लगाना है, और जो पिन है इसको लगा लेना है अंदर से, इसको होल को एडजस्ट करके। पिन को आपको अंदर साइड में इंसर्ट कर देना है, दोनों पिन को आप अंदर से ढकल देना है। और करना क्या है, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, आप इजीली ये जो प्लेट देख पा रहे हैं, ये प्लेट को बस इजीली यहाँ पे आपको रख देना है। और दो ऐसे बोल्ट जो आप देख सकते हैं गाइड में जैसे बोल्ट लगे रहते हैं, सेम उसी तरह के बोल्ट है। ये दो बोल्ट ऊपर से जो है इसको प्लेट को टाइट कर लेना है। तो चलिए बोल्ट को हम पहले टाइट कर लेते हैं, फिर मैं आगे का स्प्रिंग कैसे फिट करते हैं ये बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये प्लेट लग गया, बोल्ट भी लग गया, अच्छी तरह से टाइट हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग का ये वाला जो पोर्शन था, नीचे तो हुक हो चुका है रॉकर के लिए, अब जो ऊपर वाला है स्प्रिंग उसको आपको ऊपर की तरफ हुक कर देना है। सेम वही प्रोसेस से आपको यहाँ भी करना है, जो ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसको यहाँ पे हुक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे लगा के ले लेते हैं इसको, ये देखिए इस तरह से हुक हो गया। इसका काम है स्प्रिंग जो है उसको अप होल्ड ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको अप जो रॉकर को ऊपर की तरफ में खींच के रखता है। तो चलिए ये बेनिफिट दिया गया है इसके स्प्रिंग के थ्रू। तो अभी हेड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं ये दिखा देता हूँ कि इसकी टाइमिंग में क्या अलग अलग या इसकी टाइमिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसकी टाइमिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हेड को लगाने से पहले जो हमारा अधूरा काम है यहाँ पे ब्लॉक में का, वो है टाइमिंग चेन फिट कर लेना। तो चलिए टाइमिंग चेन का भी मैं आपको कोड बता देता हूँ जो मुझे दिया गया है, वो N9010450, ठीक है। और इसका नाम दिया गया है चेन केमशाफ्ट 94 लिंक्स। ये 94 लिंक्स का जो है टाइमिंग चेन है। तो इसको अभी निकाल लेते हैं और इसको फिट करने का प्रोसेस चालू करते हैं। पहले इसको फिट करेंगे, उसके बाद लास्टली हेड फिट करेंगे और तब मैं आपको टाइमिंग दिखा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में साइलेंट केम चेन लगा है जिसमें कुछ डबल लिंक ट्रिपल लिंक टाइप के रहते हैं। तो ये जो है ये इस तरह का साइलेंट चेन इसके अंदर में लगा हुआ है। और इसकी जो गाइड देख लीजिए आप फ्रेंड्स, ये गाइड कुछ इस प्रकार की, और साइड गाइड में आपको दिखा देता हूँ। ये आप गाइड को चेक कर लीजिए। ये जो लेफ्ट साइड वाली गाइड है जो साइलेंसर की तरफ रहेगी, और ये जो गाइड है आपकी ये जो कार्बोरेटर की तरफ रहेगी। तो गाइड कुछ इस प्रकार से, तो गाइड पे आप ध्यान रखिएगा कि ये टूटे ना। तो चलिए ये गाइड को भी प्रॉपर फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को गाइड को कुछ नीचे की तरफ ऐसे कुछ डाल देना है, और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे गाइड हुक हो जाती है, अब हिलेगा नहीं, ये यहाँ पे हुक हो गई है। और ये जो गाइड है इसको हेड के अंदर से हमको लगा लेना है, और हेड के अंदर इसका नट फिट होगा। टाइमिंग चेन लग जाने के बाद में आप हेड गास्केट को देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हेड गास्केट है। क्योंकि इसके अंदर में ऑयल
जो है खेलते रहता है, ट्रैवल करता है, इसलिए इसके अंदर में होल्स दिए गए हैं इस तरह से कुछ ऑयल के लिए। तो चलिए इसकी फिटिंग करके ले लेते हैं। पहले यहाँ पे 2 डॉवल्स लगा लेते हैं, फिर इसकी हेड गास्केट लगा लेते हैं। क्रॉस में डॉवल लग गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हेड गास्केट को हम लोग यहाँ पे बिठा लेते हैं। हेड डॉवल को यहाँ पे ऐसे बिठा लेने का है। हेड गास्केट लग जाने के बाद में अब जो हेड हमने तैयार करके पहले से रख लिया था उसको अब लगा लेना है। तो ये जो आपके एक गाइड है इसको अंदर की तरफ ले लेना है ऐसे, और जो टाइमिंग चेन का जो पोर्शन है वो हेड की तरफ ऊपर निकाल लेना है। तो ये आ गया यहाँ पे और हेड फिट हो गया। अब यहाँ के 2 नट और 8 नंबर के 2 बोल्ट्स को हम लोग लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हेड लगाने से पहले ही यहाँ के 8 नंबर के 2 बोल्ट्स लगाना था, मुझे लेट हो गया। चलिए मेरे पास में जो 8 नंबर की पट्टी है उससे पहले यहाँ के 2 बोल्ट टाइट कर लेते हैं और यहाँ पे 10 नंबर के 2 नट को टाइट कर लेते हैं पहले। तो अब बारी है जो हेड के टॉप नट्स लगाने के लिए। तो ये जो कॉपर वाला वॉशर है वो बस यहाँ पे जो O2 सेंसर का जो जगह है, मतलब ये देखेंगे साइलेंसर के साइड से जो एक ये वाला जगह है यहाँ पे कॉपर वाइसर है, बाकी सब जगह मेटल वाइसर दिया गया है जिसमें कोई कॉपर का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ कॉपर वाला बस एक यहाँ लगाना है, बाकी जो 4 कैपनट है उसको यहाँ पे चारों इसमें लगा लेना है। तो चलिए इसको पूरे चारों को टाइट करके ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो इसका फ्लाईव्हील है, सॉरी, मैग्नेट की की लगाने के बाद फ्लाईव्हील को लगा लिया है ताकि टॉप डेड सेंटर है उसको अच्छी तरह से मैच कर सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ टी की जो मार्किंग है वो ये जो एक खुटी सी मार्क दिया गया है जो चेम्बर के ऊपर, इससे हम लोगों ने इसको मैच कर लिया है ताकि जो टॉप टीडीसी है प्रॉपर हमको मिल सके। तो यहाँ पे टीडीसी हमको टॉप डेड सेंटर मिल गया है। अब क्या करना है, ये ऐसा एक बारीक सा पिन है, आपने देखा होगा जो केमशाफ्ट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे केमशाफ्ट में यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, और अब जो है टाइमिंग चेन को ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के आपको मैच ये करना है कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में रखना है और ये जो मार्क है वो आजू बाजू हेड के पास रखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैचिंग करके ले लेते हैं बिल्कुल इस तरह से, कुछ ये है कुछ इस तरह से। और अब क्या किया हमने, ये पॉइंट मैच कर लिया है, ये पॉइंट इस तरह से मैच करके यहाँ पे देखिए हुक में यहाँ पे फंस गया है ये, और सेंटर में यहाँ पे जो मार्क है वो आ गया, और साइड के जो है ये मार्क यहाँ पे हेड के साइड में मैच हो गए। अब करना क्या है, यहाँ पे मैच हो जाने के बाद में आपको ये पट्टी जो लॉक पट्टी है जो बोल्ट्स को लॉक रखती है यहाँ पे स्प्रोकेट बोल्ट को, उसको ये पट्टी को यहाँ रखना है और 2 बोल्ट्स को जो आजू बाजू के जो 2 बोल्ट्स है उसको लगा लेना है और टाइट कर लेने के बाद में इस पट्टी को लॉक कर देना है ताकि ये बोल्ट्स लूज ना हो। तो एक प्रकार से लॉक का काम करती है जो पट्टी है। तो चलिए इसको टाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉप डेट पे अभी भी टाइमिंग लगा हुआ है। अब जो लास्ट हमारा हेड का जो प्रोसेस है वो है टैपेट सेटिंग का, और कंपनी जो मेंशन करती है अपने सर्विस मैनुअल के अंदर में जो राइडर के लिए वो करती है 0.06 mm। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से फिलर गेज आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाथ से सेट करने जाएंगे तो प्रॉपर सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, यहाँ जो 0.06 mm है उसी से आपका इंटेक भी, दोनों भी इंटेक जो है वॉल का वो 0.06 बनाना है, और साथ में एग्जॉस्ट भी 0.06 ही बनाना है। तो चलिए अब इसकी सेटिंग करना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स टैपेट पूरी तरह से अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद में अब जो लास्ट पोर्शन बचा है वो केमचेन टेंशनर, तो हमने इसको नील कर लिया है, मतलब टाइट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं, और लगा लेने के बाद में बोल्ट टाइट करने के बाद इसको रिलीज़ कर देते हैं ताकि केमचेन ऑटोमेटिक टाइट हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इसका टेंशनर भी लगा लिया है, टाइट भी कर लिया, केमचेन अच्छी तरह से टाइट हो गया, हेड अच्छी तरह से टाइट हो गया, ब्लॉक हो चुका है। अब लास्ट में जो बचा है हमारा ये फ्लाईव्हील को जो है एक वॉशर है यहाँ पे मोटा सा,
और एक 17 नंबर का नट है। तो चलिए इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो स्टार्टर प्लेट है उसका क्या रोल है। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट में जो बच गया है इसका जो O2 सेंसर हमको यहाँ लगा लेना है, और जो थर्मल सेंसर है वो भी ब्लॉक के ऊपर लगा लेना है। तो चलिए दोनों हम लोग लगा लेते हैं। और जो रह गया इसका कॉइल प्लेट, जो स्टार्टर प्लेट, एक्चुअली इसमें कुछ रहता नहीं है, अंदर के तरफ से बस कॉइल बना हुआ है जो कि डायरेक्ट इसके ऊपर में लग जाएगा। तो उसको भी फिट कर लेता हूँ मैं ये पूरी तरह से। उसके बाद ओवरऑल ये पूरे इंजन चढ़ा के मैं इसका स्ट्रोक आपको दिखा देता हूँ कि पहले स्ट्रोक कैसा था और अब कैसे स्ट्रोक आ गया। तो चलिए इसकी पूरी ओवरऑल फिटिंग कर लेता हूँ मैं, चेचिस पे चढ़ा लेता हूँ, फिर इसका स्ट्रोक मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो मैंने ये सोचा था कि जो कॉइल प्लेट को लगा के मैं डायरेक्ट इसके स्ट्रोक सुना दूंगा, पर बाद में मैंने ये सोचा कि कई जन ऐसे जो है कमेंट करके बोलने लगे कि आपने तो ISG स्टार्टर दिखाया ही नहीं। तो चलिए फिर मैंने थोड़ा सा मूड बदल दिया, और ये आप देख लीजिए, ये जो लगा हुआ है ये 18 पोल, मतलब इसके अंदर में 18 पोल्स लगे हुए हैं। ISG स्टार्टर के अंदर जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम है इसको ऑपरेट करता है। और यहाँ पे पिकअप कॉइल लगा हुआ है, आप देख लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी की तरह यहाँ पिकअप कॉइल लगा, कोई हॉल इफेक्ट सेंसर नहीं है। तो इस तरह से है कुछ कॉइल प्लेट की हालत। इसको पहले साफ करेंगे, फिर उसके बाद में गाड़ी में लगा लेंगे। और चलिए फिर अब इसको मैंने दिखा दिया है, अब मैं गाड़ी का स्ट्रोक जो है अब स्टार्ट करने के बाद ही आपको सुना देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ इस पर टाइम पास हम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने पूरे इंजन को ऊपर चेचिस के ऊपर ले लिया है, और अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि गाड़ी का स्ट्रोक कैसे आया है। पर आप देख सकते हैं कि मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा मोबाइल पे आप लोग फोकस कीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3:47 सैटरडे December 7 AM, मतलब देखिए आप लोग कि सवेरे के करीब 4 बजने के आ गए हैं, और हम लोग अभी भी इस वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप लोगों का कहना हर बार रहता है कि सर आप वीडियो बहुत कम अपलोड करते हो, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, मैं क्या उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वर्कशॉप में इतना काम रहता है, उसके बावजूद भी यूट्यूब के लिए पूरी वीडियो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैं जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहता है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए माफ़ कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस कम आती हो, तो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा। तो चलिए गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इसका स्ट्रोक कैसा आया। चलिए माइक लगा देता हूँ मैं एक बार फिर से। तो आप देख रहे हैं मैं हल्की सी रिविंग रेस करके भी दिखा देता हूँ। माइक थोड़ा पीछे की तरफ पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप इजीली सुन सकते हैं कि आवाज़ पहले कैसी आवाज़ थी और अभी कितनी बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है फ्रेंड्स। कोई भी टिक टिक की भी साउंड नहीं है, कोई खड़खड़ की साउंड नहीं है, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो आपने देखा फ्रेंड्स इस गाड़ी के कैसे हम लोगों ने पूरी गाड़ी को डिसमेंटल किया, और कैसे इस पूरी गाड़ी के इंजन को वापस से रिफिट किया बिल्कुल कंपनी के हिसाब से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ देते रहिएगा मेरा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।